आज से हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम आप जानते हैं, इट इज़ थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर वो डिप्लोमा में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और बीटेक में हैं तो वो इसे फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में कवर करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना होगा कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है, यह सब्जेक्ट हमें क्या सिखलाना चाह रहा है, ठीक ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम मशीन के इनिशिएशन के बारे में जानेंगे कि मशीन की शुरुआत हुई कैसे, और किसी भी मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। दैट इज, बिल्कुल किसी भी मशीन का जो बेसिक हिस्सा है, बेसिक सिस्टम है, उसको हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जानेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिकली हम लोग मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में हो रहे रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध के रखना होगा कि यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में किसकी बात करते हैं? रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। और ये रिलेटिव मोशन किन के बीच? रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट्स। मशीन के जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बीच जो रिलेटिव मोशन है, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? थ्योरी ऑफ मशीन। मोशन के लिए हमें पता है कि हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना है, और मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोर्स। दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉज ऑफ मोशन। यदि मोशन ना हो, दैट इज यदि फोर्स ना हो, तो हम मोशन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी स्टडी हम थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं वो है फोर्स। ये वो फोर्स है जो डिफरेंट मशीन पार्ट्स के ऊपर लगता है। क्लियर है? तो थ्योरी ऑफ मशीन की जहां तक बात की जाए तो इसमें हम पहला तो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट एंड, और उसके साथ ही उन मशीन पार्ट्स के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उनका क्या इफेक्ट है, इसकी स्टडी भी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं। क्लियर है? तो हमने कुछ चीजें क्लियर की कि थ्योरी ऑफ मशीन किस विषय में है, किस संबंध में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन की स्टडी करने वाले हैं। और हमने देखा कि यहां पर हम दो चीजों की स्टडी करने वाले हैं। पहला रिलेटिव मोशन और दूसरा फोर्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट्स, और वो फोर्सेस जो मशीन पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इनकी स्टडी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इन चीजों को समझना होगा। रिलेटिव मोशन, इसमें सबसे पहले हमें समझना है मोशन। मोशन का मतलब है गति। थ्योरी ऑफ मशीन में हम जिन गतिज की जिन मोशंस को डिस्कस करेंगे, ये कई तरह के मोशंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला और जो बेसिक मोशन होगा वो होगा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको कि हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है या फिर लीनियर मोशन है, ये दो तरह के होते हैं। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो इस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन यदि कोई बॉडी किसी कर्विकल पाथ के ऊपर मोशन कर रही है तो उसे हम कर्वीलिनियर या कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कह देते हैं। तो एक तो हो गया कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, या फिर ये एक कर्व में मोशन कर रही है। इस तरह के मोशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा जो मोशन हमें देखने के लिए मिलता है वह सर्कुलर मोशन देखने के लिए मिलता है। एक पत्थर में रस्सी बांध करके हम उसे घुमाएं तो वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर वो पत्थर मूव कर रहा होगा।
इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा मोशन जो हमें देखने के लिए मिलता है थ्योरी ऑफ मशीन में, वो है आपका रोटरी मोशन, रोटेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, जिसमें किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। लाइक हमारा अर्थ अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इस तरह के मोशन को हम रोटेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके अलावा हमें ऑसिलेटरी मोशन देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली हम एक पेंडुलम के मोशन को देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा पिस्टन, सिलेंडर के अंदर पिस्टन का जो मोशन होता है उसे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये कुछ बेसिक मोशंस हैं जो कि हमें बार बार इस थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे। नाउ दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये जानना, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, और रिलेटिव मोशन को हम कहते हैं सापेक्ष गति। ये रिलेटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सपोज मैं स्टेशनरी हूं, मैं मोशन नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे पास रिलेटिव मोशन हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हम हमेशा कंसीडर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। तो मैं स्टेशनरी हूं, मैं रुका हुआ हूं, फिर भी किसी दूसरे मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या होगा, रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्कशॉप में देखते हैं हमारी लेथ मशीन रहती है। लेथ मशीन का जो आधार है, जो बॉडी है, जिसको कि हम बेड कहते हैं, बेथ ऑफ लेड, ये हमेशा स्टेशनरी रहती है। मूव कौन करता है, चक मूव करता है। टेल स्टॉक को हम आगे और पीछे करते हैं, लेकिन टेल स्टॉक के रिस्पेक्ट में उस बॉडी के पास, उस बेड के पास रिलेटिव मोशन आ जाता है। क्लियर है? चक रोटेट कर रहा है और बेड स्थिर है, तो बेड के रिस्पेक्ट, चक के रिस्पेक्ट में बेड के पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन के लिए ये चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉडी मोशन कर रहा हो सकता है वो स्टेशनरी हो और कोई दूसरा बॉडी क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उस बॉडी के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिलेटिव मोशन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव मोशन क्या है, ये बात हम समझें। इसको और अगर हम आसानी से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, जिस ट्रेन में हम बैठते हैं, अगर उसके सामने से कोई ट्रेन पास होती है तो हमें यह लगता है कि सामने की ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है। सामने की ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है क्योंकि हम मोशन नहीं, हम रिलेटिव मोशन को उस समय फील कर रहे होते हैं। सपोज हमारी ट्रेन इस दिशा में चल रही है जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे दिशा से आने वाली ट्रेन की गति भी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मोशन तो दोनों का 40 ही है, लेकिन जब हम इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं और जब ये दूसरी ट्रेन हमारे साथ बगल से पास होती है, तो रिलेटिव मोशन, चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें फील होता है 40 हमारा और 40 अपोजिट का, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी गति तो 40 किलोमीटर है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए हमें महसूस होता है कि सामने से आने वाली ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन का ना। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है फोर्स। फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। और हम लोग मैकेनिक्स में हम लोगों ने फोर्स पढ़ा। सबसे पहले फोर्स हमें कहां से मिला, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स प्राप्त हुआ, और हम यहाँ उसी फोर्स की स्टडी करने वाले हैं। ये जो फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और किसी भी मशीन पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कि हमें मोशन देखने को मिल रहा है, इसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आइए। नेक्स्ट, अगर हम थ्योरी ऑफ मशीन का क्लासिफिकेशन देखें तो इस क्लासिफिकेशन में हम पाते हैं कि एक तरफ हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और दूसरी तरफ है डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जिसको कि हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दो भाग में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को बांट देते हैं। और फर्दर आगे चलकर इस डायनेमिक्स ऑफ मशीन को भी दो भाग में बांटा गया है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, आइए समझते हैं।
एक बात जो हमें गांठ बांध के रखनी है वो ये कि चाहे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन हो, डायनेमिक्स ऑफ मशीन हो, स्टैटिक्स हो या काइनेटिक्स हो, इन सभी में हम सिर्फ एक चीज की स्टडी करते हैं और वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट मशीन पार्ट्स। हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, चाहे हमको काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ना हो, डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ना हो, स्टैटिक्स पढ़ना हो या काइनेटिक्स पढ़ना हो। तो फिर ये अंतर क्यों है? अंतर है फोर्सेस के कारण। यदि हम रिलेटिव मोशन की स्टडी कर रहे हैं लेकिन फोर्स कंसिडर किए बिना, क्योंकि हमें पता है कि मोशन के लिए जो प्राइम चीज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? फोर्स है। तो यदि बिना बगैर फोर्स के हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यदि हम फोर्स के साथ मोशन की स्टडी कर रहे हैं, by considering force we are studying the relative motion between different machine parts, then that is called dynamics of machine. and यहां पर जब हम फिर अच्छा एक बात और आती है कि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं और फोर्स नहीं ले रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा, हमें मैकेनिक्स को थोड़ा देखना होगा। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम लोग मैकेनिक्स में, एंड वी नो दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं, दिस इज ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। आप देख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बट कहीं कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो मोशन की यह स्टडी जिसमें फोर्स एब्सेंट है, फोर्स को कंसीडर किए बिना जो मोशन की स्टडी हो रही है, इसे हम कहते हैं, इस स्टडी को कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ना डायनेमिक्स ऑफ मशीन में हमें किसे कंसीडर करना है भाई? फोर्स को। और फोर्स की उत्पत्ति हुई कहां से भाई? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई? अगर आपने पढ़ा होगा एफ नेट इज इक्वल टू this is the Newton's second law of motion. Net force is equal to rate of change of linear momentum. यहाँ मास इंटू वेलोसिटी, ये जो प्रोडक्ट है इसे ही हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, ठीक ना। सो अगर यहाँ से देखें एफ नेट, सो मास विल कम आउट, मास को हमने बाहर कर दिया डिफरेंशिएशन से, अंदर रह गया dv अपॉन dt। और ये dv अपॉन dt हमने देखा, dv अपॉन dt क्या था? एक्सेलरेशन। सो f नेट कितना आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ना अब डायनेमिक्स ऑफ मशीन पढ़ने के लिए, डायनेमिक्स ऑफ मशीन से रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हमें फोर्स मालूम होना चाहिए। यानी बिना फोर्स के हम इसकी स्टडी नहीं कर सकते। जब हमें फोर्स और मास मालूम होगा तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और आपको पता है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो फिर आप यहाँ से इन फॉर्मूलाज का यूज करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता है, बिना फोर्स के आप मोशन की स्टडी नहीं कर सकते इन केस ऑफ डायनेमिक्स। बट यहाँ पर हमें बिना फोर्स के स्टडी करना होता है ना। अब समझते हैं स्टैटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है। ध्यान दें, ये दोनों ही किसके हिस्से हैं? डायनेमिक्स के। इसका मतलब दोनों में ही हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करेंगे और अलॉन्ग विथ फोर्स, फोर्स के साथ स्टडी करेंगे। तो फिर ये दोनों चीजें अलग क्यों हुई? ये इसलिए अलग हुई, यहां पर हम बॉडी को स्टेशनरी मान लेते हैं और यहां पर बॉडी को हम मोशन में मानते हैं। जब हम यहां पे स्टडी कर रहे होते हैं तो बॉडी को हम किस में मानते हैं?
मोशन को और यहाँ पर स्टडी करते हैं तो बॉडी को हम किसे मानते हैं, स्टेशनरी मानते हैं। इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि जब बॉडी स्टेशनरी रहता है तो वहां पर हम इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी बिना इनर्शिया के, सिर्फ इनर्शिया फोर्स को नेग्लेक्ट करके यदि हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। और यदि हम अदर फोर्सेस के साथ इनर्शिया फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फिर से देखें, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स में हम रिलेटिव मोशन की स्टडी करेंगे और फोर्सेस के साथ करेंगे, लेकिन जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स होता है जो कि एब्सेंट होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शिया। ये जो इनर्शिया फोर्स है, अगर ये एब्सेंट है और हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तब इसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन यदि हम इनर्शिया के साथ मोशन की स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। अब बात आती है कि भाई ये इनर्शिया है क्या? इनर्शिया की उत्पत्ति, जैसे यहाँ पर डायनेमिक्स कहाँ से आया था, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स आया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। वैसे ही जो इनर्शिया है ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वहां से निकला। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई न्यूटन का? न्यूटन ने क्या कहा था भाई ऐसा? न्यूटन ने कहा था कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन से जब ये पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसका जो बेसिक कारण है वो बेसिक कारण यही है, इनर्शिया। तो उन्होंने बताया कि आखिर ये इनर्शिया है क्या। इनर्शिया का मतलब है लेजीनेस। हम जिस अवस्था में हैं हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं और यदि कोई हमें डिस्टर्ब करे तो हम उसे अपोज करते हैं। तो यही चीज है इनर्शिया। है इनर्शिया एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। टेंडेंसी का मतलब क्या है भाई? प्रवृत्ति। ये कैसी प्रवृत्ति है? ये प्रवृत्ति है हर उस फोर्स को अपोज करने की जो हमें हमारे स्टेट में चेंज करने की कोशिश करता है। यदि हम स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं तो हम चाहते हैं कि हम स्टेट ऑफ रेस्ट में रहें। यदि हम स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहें, हम रेस्ट में ना आए। तो ये जो प्रवृत्ति है ये अपोज करने की है। हमारी स्थिति में यदि कोई बदलाव करना चाहता है तो हम उसका विरोध करते हैं। और ये जो विरोध करने की प्रवृत्ति है, किसका विरोध? चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो टेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यहां पर जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम इस इनर्शिया फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी इनर्शिया को बिना कंसिडर किए हुए स्टडी करना। विदाउट कंसिडरिंग इनर्शिया फोर्स वी आर स्टडीइंग मोशन। इनर्शिया कंसिडर नहीं करने का एक ही तरीका है, हम बॉडी को मासलेस मान लें। यदि हम सिस्टम को मासलेस मान लेते हैं, बॉडी को मासलेस मान लेते हैं तो इनर्शिया अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बिकॉज इनर्शिया जुड़ा हुआ है मास से। जिस सिस्टम का मास जितना बड़ा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी को मासलेस मान लेते हैं और यहाँ पर बॉडी के पास मास होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने देखा। सिंपल मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ मशीन की जो ABCD है वो यही चैप्टर है, सिंपल मैकेनिज्म। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले मशीन को डिफाइन करेंगे। आपने 3 इडियट्स देखी होगी, वहाँ मशीन का डिफिनेशन पूछा गया था और आमिर खान और जो दूसरे एक्टर थे उन दोनों ने मशीन का डेफिनेशन बताया था। ठीक ना? तो मशीन का दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन अंतर ये है आमिर खान ने जो मशीन का डेफिनेशन दिया था वो आम लोगों के लिए है। अगर कोई आम व्यक्ति मशीन का
ये डिफिनेशन देता है कि हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान करे वो मशीन है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर से थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में पूछा जाए कि व्हाट इज मशीन, तो फिर आपको वही बताना होगा जो चतुर ने बताया था। बात समझ में आ रही है ना? इस सब्जेक्ट के लिए चतुर का डेफिनेशन बिल्कुल सही है और आमिर खान का डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में ना बैठे हों और जहां मैकेनिकल का इन्वॉल्वमेंट ना हो। हम आम बोलचाल की भाषा में तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जब थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास चल रही हो तो हमें मशीन को वैसे ही डिफाइन करना होगा जैसे चतुर ने 3 इडियट्स में डिफाइन किया था। लेकिन उस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें उस डेफिनेशन तक पहुंच मशीन की उस डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में सिंपल मैकेनिज्म में जो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी एंड रेसिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी एंड रेसिस्टेंट बॉडी। आइए देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है और रेसिस्टेंट बॉडी क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिजिड बॉडी को। मेरे पास ये एक बॉडी है और मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और ये दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया। लेने के बाद अब इस बॉडी के ऊपर हमने एक टेंसाइल फोर्स लगाया या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाया। हम फोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? एक समय आएगा जब ये चीजें क्या होंगी? टूट जाएंगी। जैसे ही टूटेगी इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी चेंज ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें, लेकिन यदि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। अब जरा ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि हम इस पे फोर्स लगाते रहें और ये टूटे ना? क्योंकि जब टूटेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी रिजिड बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यह कैसा है? हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है। एक ऐसा बॉडी जिसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी चेंज ना हो, हम सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं, यह रियल में मौजूद नहीं होता। ठीक ना? तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, रेसिस्टेंट बॉडी के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंट बॉडी होता है ना, ये रियल में मौजूद होता है। और ये रेसिस्टेंट बॉडी किसके जैसा काम करता है? ये रेसिस्टेंट बॉडी काम करता है किसके जैसा? रिजिड बॉडी के जैसा। ध्यान दें, इस कॉन्ट्राडिक्शन में फंसे ना। अभी मैंने कहा कि कोई भी बॉडी दुनिया में रिजिड नहीं हो सकती। ये जो बॉडी है ये काल्पनिक बॉडी है। हम सिर्फ इसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये वास्तव में ऐसी कोई बॉडी मौजूद नहीं है। और दूसरी ही लाइन में मैं कह रहा हूं कि ये जो रेसिस्टेंट बॉडी है, ध्यान सुने, ये जो रेसिस्टेंट बॉडी है ये वास्तव में मौजूद है। ये जितनी भी रेसिस्टेंट बॉडी है ये सब के सब क्या है? रियल में मौजूद हैं। और ये किसकी तरह कार्य करती हैं? दे वर्क एज लाइक अ रिजिड बॉडी। कहेंगे सर ये कैसे? अगर रेसिस्टेंट बॉडी मौजूद है और वो रिजिड बॉडी के जैसा काम कर रहा है, जिसका मतलब रिजिड बॉडी तो होना चाहिए ना, तो फिर ये काल्पनिक कैसे हुआ? समझे? रेसिस्टेंट बॉडी एक रिजिड बॉडी होती है, लेकिन किसी खास पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया हो, हर पर्पस के लिए वो रिजिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये एक रेसिस्टेंट बॉडी है।
और रेसिस्टेंट बॉडी को हमने डिफाइन किया है कि रेसिस्टेंट बॉडी रियल है, तो ये पेन भी रियल है। और हमने कहा कि रेसिस्टेंट बॉडी किसके जैसे बिहेव करेगी, रिजिड बॉडी के जैसा, बट खास मकसद के लिए जिसके लिए उसे बनाया गया। अब ये एक रेसिस्टेंट बॉडी है, रियल है, और ये किसके जैसा बर्ताव करेगा, रिजिड के जैसा। कब तक, जब तक इसका उपयोग हम व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए करें, क्योंकि इसे बनाया गया है किस पर्पस के लिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए। यानी अगर मैं इसे सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखूं और इस पे 2 पॉइंट्स रहे तो उनके बीच की दूरी कभी चेंज होने वाली नहीं है। क्लियर है? फिर से समझे, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, और ये मार्कर बना किसके लिए है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए। मैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 2 साल लिखूं तो क्या ये 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब है व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए ये जो मार्कर है ये किसके जैसा कार्य कर रहा है, रिजिड बॉडी के जैसा कार्य कर रहा है। बट वास्तव में ये रिजिड है नहीं, ये रिजिड सिर्फ किसके लिए है, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया। क्लियर है? आइए देखेंगे इसका मतलब क्या है भाई। जितने भी मशीन पार्ट्स हैं, जितने भी मशीन पार्ट हैं, उनको किसी मकसद के लिए बनाया गया, यानी जिस कार्य के लिए उनको बनाया गया उस कार्य के लिए वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है। क्लियर है? तो जितने भी मशीन पार्ट आप देखते हैं वो वास्तव में है क्या, ऑल आर रेसिस्टेंट बॉडी, सभी के सभी रेसिस्टेंट बॉडी हैं। तो रेसिस्टेंट बॉडी क्या है भाई, रेसिस्टेंट बॉडी एक तरह का रिजिड बॉडी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो रिजिड सिर्फ उसी पर्पस के लिए है जिसके लिए उसे बनाया गया हो। अदर पर्पस में अगर मैं इसे दीवार में छेद करूं तो उसके लिए ये रिजिड नहीं है, उसमें तो फिर ये 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया, अगर हम उस पर्पस के लिए यूज करें तो उस पर्पस के लिए ये एक रिजिड बॉडी की तरह कार्य करेगा। क्लियर है? आइए अब इस रिजिड बॉडी को हमने देख लिया, रेसिस्टेंट बॉडी को भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक ना। अब हमें आगे समझना है लिंक, जो अगला इसमें हमारा टॉपिक है, दैट इज लिंक। नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक और काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। अगला जो टॉपिक है रिजिड बॉडी और रेसिस्टेंट बॉडी के बाद, ठीक ना, वो क्या है भाई, लिंक है, काइनेमेटिक लिंक है या एलिमेंट। देखिए दोनों सभी के बीच में और लिखा हुआ है, यानी चाहे तो हम लिंक कह सकते हैं, चाहे तो हम काइनेमेटिक लिंक कह सकते हैं, और चाहे तो हम एलिमेंट, कुछ भी तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक ना। लिंक भी कहे हम, काइनेमेटिक लिंक भी कहे हम, और एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं कि लिंक क्या होता है। लिंक के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है, मशीन का कोई भी पार्ट जिसके पास रिलेटिव मोशन हो वो क्या कहलाएगा, लिंक कहलाएगा। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझें। मैंने कहा कि मशीन का कोई भी पार्ट, जैसे मैं ये लाइन कहता हूं कि मशीन का कोई भी पार्ट, और मशीन के हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंट बॉडी कहते हैं। किसी मशीन में हजारों पार्ट हैं और हर एक पार्ट क्या है, एक रेसिस्टेंट बॉडी है। क्लियर है? तो मशीन का हर पार्ट जिसके पास रिलेटिव मोशन हो वो क्या कहलाएगा, लिंक कहलाएगा, या फिर काइनेमेटिक लिंक कहलाएगा, या फिर एलिमेंट कहलाएगा। ठीक ना। इसको अगर एकदम क्लियरिटी के साथ आपको बताना है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी रेसिस्टेंट बॉडी प्लस रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू लिंक। क्लियर है? कोई भी रेसिस्टेंट बॉडी जिसके पास क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, वो क्या है,
लिंक है या फिर काइनेमेटिक। ध्यान रहे मैं मोशन की बात नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ, रिलेटिव मोशन की। अगर वो बॉडी स्टेशन, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है यानी स्थिर है, फिर भी उसके पास रिलेटिव मोशन हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। क्लियर है? सो रेसिस्टेंट बॉडी प्लस रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू क्या होगा, लिंक होगा। तो हम कह सकते हैं कि हर वो रेसिस्टेंट बॉडी जिसके पास क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, वो क्या बन सकता है, हमारा लिंक बन जाएगा, या फिर हम उसे लिंक कहेंगे। अब इस लिंक को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो पहला लिंक होता है हमारा रिजिड लिंक, दूसरा लिंक होता है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक, और तीसरा लिंक होता है हमारा फ्लूइड लिंक। लिंक हमारे तीन तरह के होते हैं, ठीक ना, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक क्या है भाई? रिजिड लिंक का मतलब है ऐसा लिंक जिसकी मदद से हम मोशन या पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करें और लिंक में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन शेप और साइज। अगर ऐसा होता है तो उस लिंक को हम क्या कहेंगे, रिजिड लिंक कहेंगे। क्लियर है? रिजिड लिंक एक ऐसा लिंक है जिसकी मदद से जब हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट करते हैं तब लिंक में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होता, या फिर जो डिफॉर्मेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब नाम मात्र होता है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर ऐसा है तो उस लिंक को हम रिजिड लिंक कहें। जैसे आईसी इंजन का कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन हो गया, क्रैंक हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रिजिड लिंक की। क्योंकि जब इनकी मदद से मोशन और पावर ट्रांसमिट होता है तो इनके शेप, इनके डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रिजिड लिंक कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक ऐसे लिंक होते हैं जिनकी मदद से जब हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन परमिसिबल होता है। मतलब वो जानबूझ के सिस्टम को ऐसा बनाया जाता है कि मोशन को ट्रांसमिट करते समय उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल की चैन अगर जरा सोचो, अगर साइकिल की चैन थोड़ी फ्लेक्सिबल नहीं होती तो एक बार चैन उतर जाने के बाद हम उसे दोबारा चढ़ा नहीं पाते। तो साइकिल की चैन की मदद से मोशन और पावर ट्रांसमिट हो रहा है, और ये थोड़ा सा क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, थोड़ा बहुत परमिसिबल है इसमें डिफॉर्मेशन। बेल्ट, पुली के ऊपर जो बेल्ट लगा रहता है वो भी थोड़ा उसमें एलोंगेशन परमिसिबल होता है। यदि ऐसा ना हो तो एक बार बेल्ट यदि पुली से उतर जाए तो फिर हम उसे चढ़ा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का लिंक जिसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन परमिसिबल हो, बनाया उसको ऐसा गया है कि थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन हो सके, ऐसे लिंक को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। और तीसरा है हमारा फ्लूइड लिंक। फ्लूइड यानी यदि मोशन और पावर को हम फ्लूइड प्रेशर की मदद से ट्रांसमिट करें। बात समझ में आ रही है? फ्लूइड प्रेशर की मदद से हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट करें तब हम उस फ्लूइड को फ्लूइड लिंक कहते हैं, उस सिस्टम को हम फ्लूइड लिंक कहते हैं। लाइक हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनमें जो फ्लूइड होता है उसकी मदद से हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कर पाते हैं। इसलिए जो फ्लूइड है वो भी एक लिंक की तरह कार्य करता है और उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड लिंक कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक था कि रिजिड बॉडी क्या है, रेसिस्टेंट बॉडी क्या है, देन लिंक, काइनेमेटिक लिंक क्या है, एलिमेंट क्या होता है, और फिर लिंक के को हम लिंक क्या टाइप होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। लिंक को थोड़ा डीप में समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं जिससे लिंक का क्लियर कट आइडिया हम लोगों को मिल पाएगा, और वो डायग्राम है स्टीम इंजन का। ठीक है,
लिंक को डीपली समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन को देख करके लिंक का जो सिस्टम है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको सीखनी होगी। थ्योरी ऑफ मशीन में जहाँ भी इस तरह की हैचिंग की गई है, ये दिख रहा है यहाँ 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 हैचिंग की गई है, तो हैचिंग का मतलब है आप उस पार्ट को आपने फिक्स कर दिया। यानी फिक्स चीज़ों को दिखाने के लिए हम हैचिंग कर देते हैं। ठीक है। अब स्टीम इंजन में कुल 4 लिंक होते हैं। देखने में आपको ज़्यादा दिखेगा लेकिन वास्तविकता में कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहले ये सिलेंडर है और यहाँ पर सिलेंडर के चारों तरफ हैचिंग कर दी गई है, यानी सिलेंडर को फिक्स कर दिया गया। ठीक है। सिलेंडर के बाद ये है हमारा पिस्टन और ये है हमारा क्रॉस हेड। पिस्टन को क्रॉस हेड से जो रॉड कनेक्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग पिस्टन रॉड। अब एक बारीक चीज है, इसको समझें। जब हमने पिस्टन को पिस्टन रॉड से यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पर हमने इस तरह की कोई आकृति गोल सी नहीं बनाई। साथ ही इस पिस्टन रॉड को जब क्रॉस हेड से जोड़ा गया है तो यहाँ भी इस तरह की गोल सी आकृति नहीं बनाई गई। इसका मतलब है इस रॉड को इसके साथ यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया या फिर इसको यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया, जबकि इस ग्रीन जो कनेक्टिंग रॉड है उसको क्रॉस हेड से यहाँ गोल करके दिखाया गया। यानी यहाँ पर एक पिन जॉइंट की मदद से यहाँ पर पिन जॉइंट की मदद से इसे कनेक्ट किया गया है। ठीक ना। पिन जॉइंट से कनेक्ट करना और वेल्ड कर देना दोनों में अंतर है। जब आप दो पार्ट्स को वेल्ड कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं परमानेंटली, तो उनके बीच किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होता। लेकिन यदि आपने एक पिन लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया और इसको यहाँ पर रख करके और दोनों के बीच एक क्या कर दिया, पिन लगा दिया। पिन लगने के बाद ये दोनों जुड़ तो गए, बट अभी भी ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो ये अंतर है। जहां पिन ज्वाइंट होता है तो इन दोनों के बीच आपस में रिलेटिव मोशन हो सकता है, लेकिन यदि वेल्डेड ज्वाइंट है तो किसी तरह का रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और याद रखिए, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो क्या वो लिंक होगा? लिंक होने की शर्त ही यही थी कि रेसिस्टेंट बॉडी होने के साथ साथ उसके पास क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। क्लियर है? तो यहाँ पर जो दूसरा लिंक है वो पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड, इन तीनों को मिलाकर है लिंक नंबर 4। यहाँ पर मैंने लिखा है लिंक नंबर 4 है पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड प्लस क्रॉस हेड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड के बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, जिससे ये तीनों एक ही लिंक की तरह बर्ताव करेंगे। आइए, तीसरा जो लिंक है हमारा यहाँ पे, ये कनेक्टिंग रॉड है जो क्रॉस हेड को क्रैंक से यहाँ पर कनेक्ट करता है। और ये हमारा दूसरा लिंक है, दैट इज कॉल्ड क्रैंक। ठीक है। तो ये क्रैंक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग रॉड, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड, और फाइनली सिलेंडर। इन सब के बीच जो चीज फिक्स है वो है सिलेंडर। और ये जो है इसे हम कहते हैं गाइड। जिसके अंदर क्रॉस हेड मूव करता है इसे कहते हैं गाइड। दिमाग में आ रही होगी बात कि जब पिस्टन दिया था तो क्रॉस हेड की क्या आवश्यकता है। ध्यान दें, जब आप आईसी इंजन पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड होता है, वहां पर पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड बोल के कोई चीज नहीं होती। ये चीज सिर्फ हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, स्टीम इंजन में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां पर पिस्टन का साइज जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। और बड़े साइज के पिस्टन में हमारा कनेक्टिंग रॉड टकराए नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा चले, इसके लिए हमें वहां क्रॉस हेड की व्यवस्था देनी पड़ती है। ध्यान रखें, पिस्टन सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और ये जो सिलेंडर भी है वो भी सिलिंड्रिकल है, लेकिन क्रॉस हेड जो है ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, क्यूब के रूप में होती है, रेक्टेंगल के रूप में होती है, जिसके कारण गाइड के अंदर सिर्फ ये क्या कर सकता है, आगे और पीछे का मोशन कर सकता है, रोटेशन नहीं होने देगा। जबकि पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर आगे पीछे तो हो ही सकता है,
साथ ही क्या कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। तो चूंकि ये सिलेंड्रिकल नहीं होता है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में होता है, जिसके कारण ये सिर्फ आगे और इस गाइड के भीतर आगे और पीछे मूव करता है। इसका एक ही मकसद होता है कि ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो सीधे सीधे इस सिलेंडर के हिस्से से ना टकराए। अगर डायरेक्टली हम इस कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ते, और चूंकि पिस्टन की लंबाई ज़्यादा है, सिलेंडर का साइज बड़ा है, तो देयर इज ए चांस कि कनेक्टिंग रॉड सिलेंडर के इस हिस्से से क्या हो जाता, टकरा जाता। इससे बचाने के लिए एक क्रॉस हेड का सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक। अब एक चीज और जाने, थ्योरी ऑफ मशीन में जो भी फिक्स लिंक होगा उसकी नंबरिंग हमेशा 1 नंबर की होगी, यानी जो भी लिंक फिक्स होगा उसे हम 1 नंबर देंगे। तो अब यहाँ पर यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है। ध्यान दें, ये 3 जगह फिक्स दिख रहा है, हैचिंग 3 जगह है, यानी तीनों का नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। जहाँ जहाँ फिक्स है उन सब का नंबर 1 होगा, क्योंकि अगर वो फिक्स है तो वो मूव नहीं करेगा, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो। इसका मतलब वो ग्राउंड हो चुका है, और ग्राउंड तो एक ही है ना भाई, अर्थ तो एक ही है। इसीलिए फिक्स लिंक जहां जहां हैचिंग की जाएगी सबकी नंबरिंग हो जाएगी 1। क्लियर है? उसके बाद बचता है हमारा क्रैंक। दिस इज आवर लिंक नंबर 2, देन कनेक्टिंग रॉड लिंक नंबर 3, एंड दिस इज द पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड, दिस क्रिएट दिस लिंक नंबर 4। तो इस तरीके से स्टीम इंजन के अंदर कुल कितने लिंक हुए, 4। ठीक ना? तो ये 4 लिंक है। ये डायग्राम हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनका एग्जाम्पल हम इसके अंदर देख पाएंगे इनको, इसलिए इस डायग्राम को माइंड में बसा के रखना है। खास करके ये वाला सिस्टम, पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड। ध्यान रहे, क्रॉस हेड सिर्फ कौन सा मोशन कर सकता है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ये रोटेशन नहीं कर सकता, और इसके कारण ये पिस्टन को भी रोटेट होने नहीं देता। पिस्टन इसमें सिर्फ आगे और पीछे मूव कर पाएगी। लेकिन अगर ये पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड को हटा दिया जाए, तब सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन है ये आगे पीछे तो होगी ही, साथ ही साथ ये रोटेट भी हो पाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग यही लिंक तक रोकेंगे, और कल हम लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। लिंक के बाद हम लोग कल डिफरेंट टाइप्स के रिलेटिव मोशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक ना? इसके अलावा हम लोग लिंक के बाद ज्वाइंट और पेयर के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक पेयर के विषय में जानेंगे, और करीब कल की क्लास के बाद हम, या फिर हो सकता है कि कल ही हम इस लायक हो जाएं कि हम मशीन को डिफाइन कर सकें। ओके, तो आज के लिए यहीं रहते हैं। थैंक यू।